बेटा आज जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिकल टूल्स। और मैथमेटिकल टूल्स में मैंने कल बता ही दिया था बहुत सारी चीजें तो आपको लोगों को ना कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नई सीखनी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। मैथ का बहुत ज्यादा रोल होता है फिजिक्स के अंदर। मैथ जितना बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होता है ना, फिजिक्स उतनी आसान हो जाती है आपके लिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स कुछ तो आपने 10th तक पढ़ लिया। कुछ मैथ का ऐसा पोर्शन है जो फिजिक्स में यूज होता है लेकिन 10th क्लास तक नहीं पढ़ते हम लोग। वो 10th क्लास तक के सिलेबस में नहीं है लेकिन फिजिक्स में यूज होता है वो 11th 12th की फिजिक्स में। तो वो हमें आपको पढ़ाने होते हैं कुछ चीजें, तो उन्हीं में से कुछ चीजें स्टार्ट करूंगा मैं। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा, ये जो मैथमेटिकल टूल्स है ना, इनको मैंने अपने मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। पिछले 23 साल से मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से एनालाइज किया कि मैथमेटिकल टूल्स में कौन सी चीजें आपको बतानी है। हम कोई भी टॉपिक जो मैथ का अब करवाऊंगा ना, मैं कोई भी टॉपिक करवाएंगे अब हम, तो उसको कंप्लीट मैथ के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे हम आपको मैथमेटिकल टूल्स उस तरीके से बताएंगे जैसे वो फिजिक्स में यूज होते हैं और जितनी हमें उनकी फिजिक्स में जरूरत है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मैथमेटिकल टूल्स वाला जो पोर्शन है ना, ये किसी भी बुक से मत पढ़ना, किसी भी किताब से मत पढ़ना। क्योंकि किताब के अंदर इकट्ठा एक जगह है पूरा टॉपिक दे देता वो, और कई बार तो इतना अननेसेसरी दे देता है किताब के अंदर जिसकी हमें फिजिक्स में जरूरत ही नहीं पड़ती। वो एज इट इज मैथ वाला पोर्शन उठा के जीरो चैप्टर में डाल दिया फिजिक्स के में, तो वहां फिर आपको दिक्कत ज्यादा आएंगी। तो इसलिए मैथमेटिकल टूल्स जितना मैं क्लास में करवाऊं ना, जितना मैं क्लास में करवाऊं उतना ही पढ़ना आपने, उसके फालतू नहीं पढ़ना आपने मैथमेटिकल टूल्स का कोई भी पोर्शन। क्योंकि फिजिक्स नहीं है ये, कहीं सोचो फिजिक्स है तो हमने पूरी पढ़नी, पूरी डिटेल में पढ़नी ना। ये मैथ का पोर्शन है, जितनी आपको हमें जरूरत है फिजिक्स में वो मुझे पता है। मेरा एक्सपीरियंस से मैं सीख गया हूं कि मुझे कितना मैथमेटिक्स बच्चों को बताना है और कब बताना है और किस तरीके से बताना है। तो इसलिए मेरे को बिल्कुल पूरी तरह फॉलो करना है, कहीं से भी कुछ मत पढ़ लेना, वरना बाद में कहोगे जी ये मैथमेटिकल टूल्स में मुझे इस पोर्शन में ये दिक्कत आ गई, इस पोर्शन में ये दिक्कत आ गई। मैं कुछ पोर्शन मैथमेटिकल टूल्स का जैसे अब स्टार्ट कर रहा हूं, यहां करवाऊंगा, कुछ आगे करवाऊंगा। और बच्चा किताब से पढ़ेगा उसमें एक जगह इकट्ठा दे रखा होगा, मुझे वो मान लो 20 दिन के बाद करवाना है जहां उसकी जरूरत है फिजिक्स में, और बच्चा उसको शुरू में पढ़ेगा तो दिक्कत उठाएगा, वो उसको समझ ही नहीं आएंगी चीजें। इसलिए मैथमेटिकल टूल्स में केवल मुझे फॉलो करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ये मान लेना कि फिजिक्स में उसी तरीके से यूज होता है, इसलिए उस तरीके से आपको बताया जा रहा है, उतना ही बताया जा रहा है जितना जरूरत है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं मैथमेटिकल टूल्स को। तो मेरी बात आपने गौर से सुन ली होगी कि मैथमेटिकल टूल्स केवल मैं जो करवाऊं उन्हीं को फॉलो करना है और कहीं से नहीं करना। कई बार क्या होता है, नए टीचर भी कई बार आप देखते होंगे ना, नए टीचर होते हैं वो बगैर एक्सपीरियंस के बहुत कुछ बताते रहते हैं, आधी चीज बच्चों को समझ में आती है आधी नहीं आती, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा दे देते हैं, उसका फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो हम आपको बिल्कुल प्रिसाइज वे में बताएंगे, मैथ का उतना ही पोर्शन बताएंगे जितनी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए मैथमेटिकल टूल्स मैंने अपने अकॉर्डिंग बहुत एनालाइज करके बना रखे हैं, वही मैं आपको बच्चों को पढ़ाता हूँ शुरू में। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है। देखिए एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे है, अब इसको मैं कहूंगा आपको, मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा रहा हूं आपको। तो बाइनोमियल थ्योरम जो मैं पढ़ा रहा हूं ना अब आपको, अब इसको देखोगे अगर आप, अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊं आपको, तो जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं, मैं पहले इसका मीनिंग समझाता हूं आपको। बाइनोमियल थ्योरम का हमारे जो फिजिक्स में यूज हो वो ये है, जैसे y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन दी आपको, 1 + - x रेज टू पावर n, मान लो कोई इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू 1 + - x पावर n। मैंने यहां लिखा प्लस और माइनस, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। दिस वैल्यू में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। ऊपर ब्रैकेट की पावर है n, n जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है पावर, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, कोई भी पावर हो चाहे। और आपको कहेंगे भाई ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दे दी, और आपको कहेंगे भाई इस इक्वेशन पर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करो, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करो क्या आएगा। अब इसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसमें ये जो x है ना, ये जो x है, जो भी x की जगह, x तो मैंने सिंबल लिखा है, यहां कोई वैल्यू लिखी मिलेगी आपको x की जगह, यहां तो मैंने x लिख दिया,
क्वेश्चन जब करोगे तो यहां एक्स की जगह कोई वैल्यू लिखी मिलेगी, और ये एक्स वाली वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो कंडीशन ये है कि एक्स की जो मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब एक्स की जो वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं देखना मुझे, केवल वैल्यू देखनी है, साइन की बात नहीं कर रहा मैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, मॉडुलस बोल देते हैं इसको, मॉडुलस, मॉडुलस मतलब विदाउट साइन वैल्यू, विदाउट साइन वैल्यू। तो कंडीशन ये है, अगर जैसे आपको इक्वेशन दी और आपको बोला भी बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके इसका आंसर कैलकुलेट करो, तो कंडीशन ये है कि एक्स का जो मॉडुलस है ये लेसर देन वन होना चाहिए, ये वन से कम होना चाहिए, दैट शुड बी लेसर देन वन। दो बार मैंने लेसर देन लिख दिया, इसका मतलब ये वैल्यू वन से काफी छोटी होनी चाहिए, काफी छोटी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जो भी एक्स की जगह लिखा मिले, अगर वो वैल्यू काफी छोटी हो वन से, यहां वन होना जरूरी है, यहां तो वन होना जरूरी है, और यहां वन से छोटी वैल्यू होनी जरूरी है। पॉजिटिव नेगेटिव तो कोई चक्कर नहीं, बस वन से छोटी वैल्यू हो। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम वी कैन राइट, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू वन प्लस माइनस एन इंटू एक्स, वन प्लस माइनस एन इंटू एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, इस पावर को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस पावर को x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है बाइनोमियल थ्योरम का मतलब, कि दिस पावर शुड बी मल्टीप्लाइड विद x। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होनी जरूरी है, ये वाली कंडीशन, कि जो भी x की जगह वैल्यू लिखी मिले दैट शुड बी लेसर देन वन, और यहां वन होना चाहिए या वन से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ये कंडीशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो आपको एक इक्वेशन दी y इज इक्वल टू वन प्लस वन बाय हंड्रेड, y इज इक्वल टू वन प्लस वन बाय हंड्रेड, और पावर दे दी मान लीजिए 20, पावर इसकी 20 दे दी, और आपको ये बोला भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको कहेगा अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले आप ये देखो कि यहां जो वैल्यू है, ये वैल्यू वन से छोटी होनी जरूरी है, और वन बाई हंड्रेड लेसर देन वन तो हो गया, वन बाई हंड्रेड का मतलब एक से छोटी वैल्यू है यहां, दिस वैल्यू इज लेसर देन वन। और अगर ये वैल्यू लेसर देन वन है तो ये पावर यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 20 पावर मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां पर, तो यहां अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू वन प्लस 20 इंटू वन बाई हंड्रेड, इसके साथ 120 पावर ये मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई फाइव, ये कट जाएगा ना, और यहां से आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू फाइव प्लस वन ओवर फाइव इक्वल टू सिक्स बाई फाइव। इसका मतलब इस ब्रैकेट का आंसर अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये आ गया 5 बाई 6 बाई 5। तो ये बाइनोमियल थ्योरम लग गई आपकी, आंसर आ गया। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बाइनोमियल थ्योरम का। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे y इज इक्वल टू वन माइनस, मैं माइनस का आंसर दे रहा हूं, वन बाय 25, और पावर है -5, पावर इज -5। ये कहता है इस ब्रैकेट को बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके सोल्व करो, इस ब्रैकेट को बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके सोल्व करो। तो मैं ये देखूंगा भाई क्या ये वैल्यू एक से छोटी है, तो दिस वैल्यू इज लेसर देन वन दिख रही है मुझे, वन बाई 25, तो बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन बन रही है। देखो जब तक बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन नहीं बने आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, कंडीशन चेक करनी होती है पहले। तो ये वन बाई 25 वन से छोटा है, वन बाई 25 वन से छोटा भाई, इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी, और ये पावर जो है ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां से आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू वन माइनस फाइव इंटू वन बाई 25, ये होगा माइनस माइनस का प्लस का हो गया, वन प्लस ये कटेगा तो वन बाई फाइव बच गया। फिर बच्चा कहेगा ये तो फिर अगेन वही आंसर आ गया जी, उस पर मत जाना कि अगेन सेम आंसर कैसे आ गया, एग्जाम्पल था बाई चांस सेम आंसर आ गया।
तो ये मत जाना कि उसका भी ये आंसर है उसका भी ये है, वो अलग बात है। सेम एग्जांपल बन गए बाई चांस आंसर के हिसाब से, लेकिन कंसेप्ट समझो पहले क्या है कंसेप्ट। और मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/50 पावर 1/10। ये कहता है भाई इस इक्वेशन को बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करो, इस इक्वेशन को बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करो। तो बेटा मैं क्या करूंगा, देखो ये एक से छोटा है, बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन बन रही है, तो इस पावर को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/10 इंटू 1/50, और यहां से आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/500। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो ये आएगा भाई 500 प्लस 1/500, तो यहां से आंसर आएगा y इज इक्वल टू 501/500, ये आंसर आ गया। तो ये इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होती है। आप फर्दर सोल्व करना चाहो सोल्व कर लो। अगर आप इसको आगे सोल्व, एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या जी मैं इसको आगे भी सोल्व करूं, वो आपकी मर्जी है, हमें तो एक बाइनोमियल थ्योरम का मीनिंग समझाना आपको। वो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना चाहो सोल्व कर दो, आपकी मर्जी। लेकिन हमें उसकी इस टाइम जरूरत नहीं, इस टाइम तो बाइनोमियल थ्योरम का मीनिंग समझो कि वो कब अप्लाई होगी, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उससे आंसर निकालते हैं। इस टाइम पर्पज ये है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है किसी क्वेश्चन में किसी को डिवाइड फर्दर करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा आपको, वो अलग चीज हुई, उस पर मत जाओ। मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं कैसे लगेगी थ्योरम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थ्योरम का मीनिंग तो समझ में आया होगा ना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो एक और, इसका आंसर तुम बताना। y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/40 पावर इज -1/4, पावर -1/4, इसका आंसर बताओ मुझे। कैलकुलेट द आंसर, कैलकुलेट द आंसर बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, कैलकुलेट द आंसर बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब मैं इसमें एक चीज बताता हूं आपको ना, मैं सुनो। अब जैसे ना मैंने ये आपको थ्योरम बताई, देखो सुनो एक बार, ये तो ध्यान दो। मैंने इसको आंसर लिखा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, और मैंने इसका आंसर लिख दिया 1 प्लस माइनस एन एक्स, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और मैंने कह दिया ये बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं इस क्वेश्चन को, जैसे मैं फिजिक्स के हिसाब से मैंने आपको बता दिया अभी ये आंसर आ गया इसका, फिजिक्स के हिसाब से ये आंसर आ गया इसका, लेकिन जैसे मैं इसी को ना, मान जैसे मैंने ये बोला y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n, और अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम ये आंसर आ रहा है। मैंने इसको बाइनोमियल थ्योरम बोल दिया, मैंने बोला दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन अगर आप इसी बाइनोमियल थ्योरम को किताब से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, जहां मैथमेटिकल टूल्स दिए हुए हैं, जहां मैथमेटिकल टूल्स दिए हुए हैं, तो इसके कंपैरिजन में बहुत अलग सी फॉर्म दी मिलेगी आपको, बहुत ही अलग सी फॉर्म दी मिलेगी, बिल्कुल ही अलग। जैसे उसमें पता क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n, और ये लिखा होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे लिखा होगा, बहुत दूर तक लिखा मिलेगा। अगर आप इसको बुक से पढ़ोगे ना, मैंने क्यों कहा था शुरू में कि आपको बुक से क्यों नहीं पढ़ना, मैथमेटिकल टूल्स वाला पोर्शन क्यों मैंने कहा था कि मेरे ही फॉलो करना है आपने, उसका कारण ये है कि भाई अगर एक्चुअल मैथमेटिक्स के हिसाब से चलोगे ना, मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो बाइनोमियल थ्योरम की ये फॉर्म है, ये है फॉर्म, ये पूरी। इससे भी अलग अलग हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म है बाइनोमियल थ्योरम की। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो चीजें हैं ना, जो मैंने लिख दी इतनी बड़ी करके, इसके अलावा भी है बाइनोमियल थ्योरम, पूरा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में, कई एक्सरसाइज मिलेंगी आपको मैथमेटिक्स में इसकी बाइनोमियल थ्योरम की। लेकिन बेटा हमें इतने मैथमेटिक्स की जरूरत ही नहीं है ना, हमारे फिजिक्स में ये यूज ही नहीं होता। कहीं पर भी बाइनोमियल थ्योरम की ये वाली फॉर्म हमारे फिजिक्स में नहीं मिलेगी आपको +2 तक। हमारे फिजिक्स में ये वाला पोर्शन यूज होगा, ये वाला पोर्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया ना भाई, इतना मैंने 23 साल हो गए पढ़ाते हुए, एनालाइज कर रखी सारी चीजें कि मैथ का कितना पोर्शन कैसे यूज होता है। तो कितने भी बड़े लेवल के क्वेश्चन करना, इसके अलावा कोई भी बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको फिजिक्स में, यही मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा।
तो हम इतनी बड़ी बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़े भाई, हमें जरूरत क्या है? तो इसलिए मैंने कहा भी किताब से पढ़ोगे तो ये पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, कंफ्यूजन ज्यादा होगा, आधी चीजों का मीनिंग पता चलेगा, आधी चीजों का मीनिंग पता ही नहीं चलेगा क्या लिख दिया ना, हमें कभी उसकी जरूरत पड़ने वाली। बायो वाले तो वैसे ही पागल हो जाएंगे बेचारे, मैथ वाले तो फिर भी कभी 11th 12th में बाइनोमियल थ्योरम मैथ में पढ़ लेंगे, बायो वालों को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़नी कहीं और ना जरूरत इसकी। तो इसलिए किताब से पढ़ोगे तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा उसमें, ठीक। इसलिए बाइनोमियल थ्योरम हो चाहे और कोई चीज हो, जो मैं पढ़ाऊं वो नोट करना है, वही रूल नोट करने हैं और उसके फॉलो करके आप अपना काम चलाओ, क्योंकि फिजिक्स में उतना यूज होना, उसके एक्स्ट्रा यूज होना ही नहीं है ना। तो इसलिए बार बार एक ही चीज कहूंगा, मैथमेटिकल टूल्स को बिल्कुल मत पढ़ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे आप एक बार देख लेना, आप एक बार किताब खोल के देख लेना, पता चल जाएगा कि सर ने कितना बताया है और किताब में कितना फालतू दे रखा है। मैथमेटिकल टूल्स, फिजिक्स नहीं, मैथमेटिकल टूल्स की बात हो रही, बस केवल वो मेरे वाले फॉलो कर देना, उसमें से मैं किताब को बिल्कुल अवॉइड करता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं करनी। और मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं और एग्जाम्पल लेता हूं बाइनोमियल थ्योरम के ही। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, y इज इक्वल टू 101 पावर 1/2। ये आपको एक इक्वेशन दी रहे हैं, y इज इक्वल टू 101 पावर 1/2। ये कहता है कि इसका बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका आंसर निकालो, इसका यूज करो, इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाओ और इसका यूज करो, सॉरी आंसर निकालो। पहले तो आप मुझे बताओ, क्या इस पर मैं बाइनोमियल थ्योरम लगा सकता हूं? लिख के बताओ, क्या मैं इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूं? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो और बताओ मुझे, क्या मैं इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगा के आंसर निकाल सकता हूं? वी कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम इन दिस वैल्यू। अब बच्चे कहेंगे कैसे लगा सकते हो सर, इसकी वो फॉर्म तो नहीं है जो आपने बताई थी। नहीं है, लेकिन बढ़ाएंगे, देखो बढ़ाएंगे अभी। आप इसको, इसका जादू देखो, मेरा मेरा जादू देखो। इसको लिखो 100 प्लस 1 पावर 1/2, 100 प्लस 1 पावर 1/2। अब देखो, मैं इसमें ऐसा करता हूं, देखो 101 था, 100 प्लस 1 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ऐसा करता हूं, इस ब्रैकेट में से ना 100 कॉमन लेता हूं, इस ब्रैकेट में से 100 को कॉमन लेता हूं। अब ब्रैकेट में से 100 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा 100 की पावर 1/2, 1 प्लस 1/100 पावर 1/2। देखो भाई, कॉमन तो लेना आता होगा ना आप लोगों को, ब्रैकेट से कोई चीज बाहर तो निकालनी आती होगी ना। अगर मैं इसमें से 100 को कॉमन लूंगा, देखो 100 को दोबारा सुन लो, मैं समझा देता हूं, कुछ बच्चों को हो सकता है मैथ में प्रॉब्लम हो। मैं इसमें से 100 कॉमन लूंगा तो या तो 1 आ गया 100 की जगह, तो 100 की जगह तो 1 आ गया, यहां 1/100 हो गया, 1/100 हो गया। लेकिन 100 कॉमन लूंगा तो इस ब्रैकेट की पावर 1/2 थी ना, ब्रैकेट की पावर 1/2 थी, तो इसकी पावर भी 1/2 बाहर आएगी, इसकी पावर भी 1/2 बाहर आएगी, तो 100 की पावर 1/2 भी आएगी, और 100 की पावर 1/2 10 हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, 1 प्लस 1/100 पावर 1/2। देखो अभी तक तो मैथमेटिक्स सही है, कोई फिजिक्स नहीं, कुछ भी नहीं बताई नई बात मैंने। मैंने 101 को 101 प्लस 1 लिख दिया, फिर इसमें से 100 कॉमन ले लिया, बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल। ब्रैकेट की जो पावर वो भी साथ में आएगी इसके, 100 की पावर 1/2 10 होता है, तो 10 बच गया। अब देखो इस ब्रैकेट पर, अब देखो क्या बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं? क्या अब हम इस ब्रैकेट पर बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं? मेरे हिसाब से तो लगा सकते हैं। देखो यहां 1 है, यहां 1 से छोटी वैल्यू है, यहां 1 है और यहां 1 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पावर को यहां मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो यह आएगा y इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1/100। देखो आप, बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन बन गई। तो मैं इसको लिख सकता था y इज इक्वल टू 10 1 प्लस 1/200, और y इज इक्वल टू 10 200 प्लस 1/200। देखो आप, लगी ना। अब इस एक जीरो से जीरो काट दो, तो y इज इक्वल टू 200/20। ये आंसर आ गया, देखो है। मैजिक मैजिक कर देता हूं मैं, मैजिक और एग्जांपल लेता हूं, और एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो y इज इक्वल टू 24 पावर 1/2, 24 की पावर 1/2। ये कहता है इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाइए।
ये कहता है अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम एंड कैलकुलेट द आंसर। इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा के आंसर कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चा फिर सोचेगा ये कैसे लगेगी बाइनोमियल थ्योरम। हम लगाएंगे भाई, हम किस लिए हैं। मैं इसको लिख देता हूं 25 माइनस 1 और पावर 1/2। कोई दिक्कत, लिख सकता हूं ऐसे। 24 को 25 माइनस 1 लिख लिया। फिर 25 को कॉमन ले लेता हूं, 25 को कॉमन ले लेता हूं। तो 25 की पावर 1/2 कॉमन लूंगा तो पावर भी साथ में आएगी। ब्रैकेट 1 माइनस 1/25 पावर फिर 1/2। यहां 1 बचेगा, यहां 1/25। कॉमन तो लेना आता है ना। मैं मान लूं आपको इतना बेसिक मैथमेटिक्स आता है 10 तक। जैसे यहां से 25 कॉमन लूंगा तो इसकी जगह बचेगा 1 और यहां 1/25 आ गया। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो अब देखो, इसको मैं ये लिख लूं 5 इंटू 1 माइनस पावर 1/2। अब बताइए क्या ये 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी। तो ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट के अंदर। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 1/2 1/25। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 1/50 और यहां से y इज इक्वल टू 5 इंटू 50 माइनस 1/50। देखो आंसर क्या आया। क्या 49/10 आया बेटे। तो ये 49/10 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और दे दूं, कर लोगे। एक और देता हूं, ये तुमने करना भाई। देखो ये पूरा क्वेश्चन तुमने सोल्व करना। मैं कोई हिंट नहीं दूंगा इसका, मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक तुमसे पूछूंगा ऐसा ही। y इज इक्वल टू 999 पावर 1/3। 999 की पावर 1/3। इसको सोल्व करो बाइनोमियल थ्योरम से। सोल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। करो सोल्व। तो मैं इसको सोल्व करता हूं। मैं इसको लिखता हूं 1000 माइनस 1 पावर 1/3। ये लिख देता हूं इसको मैं। इसको मैं 1000 कॉमन ले लेता हूं। तो 1000 की पावर 1/3 बाहर आ जाएगा। 1 माइनस 1/1000 पावर 1/3 यहां लिख देता हूं। ये 10 हो जाएगा। ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतनी प्रैक्टिस अब होगी आप लोगों की मेरे ख्याल से। तो अब तो हिंट से ही समझ जाते हो कि आप लोग। 1/3000। अब बेटा इसको मैं ये लिख देता हूं y इज इक्वल टू 10 इंटू 3000 माइनस 1/3000। क्यों बेटे। अब एक 0 से 0 काट देता हूं मैं। तो y इज इक्वल टू 2,999/300। ये इसका आंसर आ जाता है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 2,999 डिवाइडेड बाय 300। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, सुनो। ये जो आप आंसर निकालते हो ना, जैसे मैंने ये आंसर निकाला, ये बाइनोमियल थ्योरम से जो ये आंसर निकाला, ये हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। ये हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। लेकिन हमें फिजिक्स में इसी की जरूरत होती है। जहां ये बाइनोमियल थ्योरम लगेगी ना, जिन क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वहां इसी की जरूरत होगी, अप्रोक्सीमेट आंसर की ही। इसीलिए इस तरीके से बताया जाता है ये, या इस तरीके से यूज किया जाता है फिजिक्स में। ठीक। मैं मान लो कि आप अप्लाई कर लोगे जहां जरूरत पड़ेगी, जहां मैं कहूंगा कि बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लो, तो आप अप्लाई कर दोगे, मैं मान लेता हूं। अरे बोलो बेटा। या एक क्वेश्चन और दे दूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन और दे दूं। आप लिखो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 1 प्लस h/r पावर -1/2। एक बार लिखो इसको। मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, देखें कितना बच्चे ठीक करते हैं इसको, कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस h/r 1 प्लस h/r पावर -2। और इसमें कंडीशन दे रखी, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुन के सोल्व करना भाई। कंडीशन है इफ h लेसर देन 1, सॉरी लेसर देन r, इफ h इज लेसर देन r, ये क्या है, देन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो। बताओ इसका आंसर क्या आएगा फिर। अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो इसमें देखो क्या करूंगा मैं, पावर को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस पावर को। तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h/r, ये आपका आंसर आ जाएगा।
देखो लेसर देन आर का मतलब क्या हुआ? अगर ये कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसे क्या समझे आप? मेरे ख्याल से इस कंडीशन देने से क्या पता चला हमारे को? इससे इंफॉर्मेशन क्या मिली? इससे हमें इंफॉर्मेशन ये मिली कि एच बाई आर की वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर एच आर से छोटा है, अगर एच आर से छोटा है, तो एच बाई आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और एच बाई आर अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये पावर यहां मल्टीप्लाई कर दो उठा गए, और पावर यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ गया। आगे बढ़ जाओ, दूसरा पॉइंट करवा दो कोई। अच्छा, दूसरा पॉइंट करवाने से पहले ना मैं कुछ क्या कहता है, कुछ चीजें आपको बता दूं कि हमें आगे किस चीज की जरूरत पड़ेगी। देखो, जो 10th तक का मैथमेटिक्स है ना, 10th तक का मैथमेटिक्स, उसमें आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री, हमें उस ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी भाई। बाइनोमियल थ्योरम वाला पोर्शन तो कंप्लीट होगा अपना, इसका तो इतना ही पढ़ना आपने फिजिक्स में। फिर मैं कह रहा हूं बुक से मत उठा लेना इसको, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। जितना मैंने बताया इतना पढ़ लियो, फिजिक्स में इससे काम चल जाएगा आपका। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री जो अपने 10th क्लास तक पढ़ी उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा टिप्स होने चाहिए। 90 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, 90 तक की टेबल। उसमें कभी भी आपको सोचना ना पड़े 90 तक की टेबल में साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है। ये सारी चीजें आपने याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे भाई मैं लिख भी देता हूं, लिख तो क्या दूं, वैसे पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी मैं मेरा काम फर्ज निभा देता हूं कि भाई एक बार मैं लिख भी देता हूं। जैसे ये थीटा है, ये साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू। मान लीजिए एंगल 0, 30, 45, 60 और 90। और जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। ऐसे ही कॉस की वैल्यू, ये 1 होगा, ये भाई √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 और ये 0 होगा। ऐसे ही टेंजेंट की वैल्यू, ये 0 होगी, ये 1/√3 होगी, ये 1 होगी, ये √3 होगी, और ये इनफाइनाइट हो। ठीक है ना? तो ये टेबल याद हो। एक और बता देता हूं अब, थोड़े काम की बात। देखो, आपको ये तो पता होगा ना, टोटल एंगल 360 तक का बना सकते हो, 0 से 360 तक का एंगल बना सकते हो आप। 0 to 360, 0 से 360 तक का एंगल बना सकते हो। तो अब हमें इसकी क्या जरूरत पड़ेगी भाई 360 तक की? क्यों लिखा मैंने 0 से 360? देखो, हम क्या करते हैं, टोटल एंगल जो 0 से 360 है ना, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। एक बना देते हैं 0 से 90, 0 से 90 तक का पार्ट, एक 90 के बाद 180 तक का, एक 180 के बाद 270 तक का, एक 270 से 360 तक का। 90-90 डिग्री के 4 पार्ट बनाते हैं, 90-90 डिग्री के 4 पार्ट, 360 टोटल एंगल होता है। और हम जैसे 0 से 90 तक का जो एंगल है ना, 0 से 90 तक के जितने भी एंगल होंगे 0 से 90 तक के, इसको हम कहते हैं कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक पार्ट को एक क्वाड्रेंट बोलते, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट। तो 0 से 90 तक के जो एंगल होते हैं ना, हम इनको कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दीज आर दी एंगल्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो 90 के बाद 180 तक है, 180 तक, अप टू 180, 90 के बाद अप टू 180, इनको हम कहते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। दीज आर एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। और 180 के बाद 270 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। दीज आर दी थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 के बाद 360 तक, 360 तक ये कहलाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम 360 तक के जो एंगल है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे बोला जाता है। ये 0 से 90 तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, 90 के बाद 180 तक का सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, 180 से 270 तक का थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा, 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो हम ये कहते हैं भी हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट। अब पता क्या है, आपने 10th क्लास तक ये 90 तक के एंगल निकालने सीख रखे हैं, 90 तक के। बिल्कुल सबको पता है ये सब, ये टेबल सबको याद होगी। मैं ना भी लिखता तो भी सबको याद थी ये टेबल। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको यार टेबल ना याद हो। लेकिन बात पता क्या है,
बेटा बात ये है कि अब हमें ना फिजिक्स में, जैसे ये एंगल है ना 90 तक, 5 एंगल है ये, 0, 30, 45, 60, 90, 5 एंगल हो गए ना। ऐसे ही 360 तक के जो इनके मल्टीपल में होंगे, इनके मल्टीपल में होंगे, इनके उन सारे एंगल्स पर साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इनके मल्टीपल में जो भी एंगल बनेंगे ना, जैसे 120 और बहुत सारे एंगल बनेंगे अप टू 360। तो जैसे ये 5 है, ऐसे ही बहुत सारे एंगल होंगे अप टू 360, हमें उनके ऊपर सबकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी। अब वो वैल्यू निकालनी सीखनी पड़ेगी हमें। बहुत बड़ी बात नहीं, आसान सी है, मैं सिखाऊंगा, कोई चिंता ना करियो। लेकिन उसके लिए ना, एक तो ये 90 तक की टेबल याद होनी चाहिए आपको। 90 तक की टेबल आपको याद है, 360 तक की निकालना मैं सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं वो वैल्यू। लेकिन उसके लिए पहले तो ये याद करनी है। एक पॉइंट और याद करना है। देखो आपने 90 तक ये देखो, इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव आई क्या? क्या कोई भी वैल्यू नेगेटिव है? मुझे तो दिख नहीं रही कोई वैल्यू नेगेटिव, ना तो आपको दिख रही होगी। कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है ना, सारी वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो है, या पॉजिटिव है या जीरो है। तो हम इसको यूं कहते हैं, इसको हम यूं कहते हैं कि भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ले लो, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव आती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ले लो, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो हम इसको कहते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। ऑल लिख देते हैं या ए लिख देते हैं कई बार, तो केवल ए। तो हम इसको कहते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। अभी तक तो आपको इसकी ये पता थी, अब मैं कुछ बातें बताऊंगा वो याद रखनी है, क्योंकि मैं सिखाऊंगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी फिर। अपन ये अब 90 तक की तो सबको पता है जी, पॉजिटिव आ रही है, अब लिख देख भी रखा है। अब मैं अगर 90 से के बाद 180 तक की वैल्यू देखूं, 90 से 180 तक की, और फिर मैं साइन की वैल्यू निकाल लूं, कोस की वैल्यू निकाल लूं, टेंजेंट की वैल्यू निकाल लूं 90 के बाद, तो आगे सिखाऊंगा मैं आपको, अभी तो आपको बता रहा हूं। तो 90 के बाद अगर 180 तक का मैं एंगल लेता हूं कोई भी, जैसे 120 डिग्री पे पूछूं मैं, भाई 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे 90 से 180 तक, अगर मैं 90 से 180 तक की कोई भी एंगल की वैल्यू लेके साइन की, कोस की और टेंजेंट की वैल्यू अगर निकालता हूं, तो उसमें केवल साइन पॉजिटिव आता है, केवल साइन पॉजिटिव आएगा, कोस भी नेगेटिव आएगा, टेंजेंट भी नेगेटिव आएगा। तो हमें इसका याद क्या रखना है? हमें इसको यूं याद रखना है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें याद रखना जो जो पॉजिटिव है, जो जो पॉजिटिव वो याद कर ले, नेगेटिव वाले तो अपने आप हो गए फिर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस और टेंजेंट तीन की बात करेंगे, रेसिप्रोकल तो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे फिर तो मैं रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा, अच्छा की मतलब तीन की, साइन, कोस और टेंजेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोस की और टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आएंगी। उनके रेसिप्रोकल तो उसी के हिसाब से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव आएंगे। केवल साइन, कोस और टेंजेंट से हम याद कर लेते हैं। तो इसमें केवल साइन पॉजिटिव आएगा, कोस और टेंजेंट नेगेटिव आएंगे। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट अगर मैं 180 के बाद और 270 तक कोई एंगल लेता हूं, अप टू 270, 180 से ज्यादा और 270 तक, तो इसमें टेंजेंट पॉजिटिव आएगा, टेंजेंट। साइन निकालूंगा नेगेटिव आएगा, कोस निकालूंगा नेगेटिव आएगा, बट टेंजेंट पॉजिटिव आएगा इस क्वाड्रेंट में। तो हम इसमें लिखते हैं थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट में ऑल क्वाड्रेंट, ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मैथ का पोर्शन है भाई, तो कहीं सोचो ये कैसे आ गया जी, मैथ की चीज है, फिजिक्स में यूज हो रही है, हमें तो उसको बताना है आपको, आगे आपको याद रख के अप्लाई करना है। तो ये याद कैसे रखेंगे, हम इसको पता क्या करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म इसको याद रखते हैं, ए एस लिख दिया मैंने, यो टी सी, ASTC, यूं याद करते हैं ASTC। और ASTC का मतलब आफ्टर स्कूल टू
कॉलेज, AST यूं याद कर लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यूं याद रह जाएगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसको याद कर लेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो याद रखना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, ये याद रहेगा। तो मैं जो आपको 360 तक के एंगल निकालना सिखाऊंगा ना, वो तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आपको ये याद ना हो। ये याद होगा तो मैं जो आपको बताऊं 90 के बाद कैसे वैल्यू निकालते हैं, फिर आप चुटकियों में निकालोगे, चुटकियों में अपने आप खुद निकालोगे, अगर आपको ये याद है तो। एक बार मैं बताऊंगा और आप अपने आप आंसर निकालते जाओगे, कोई भी एंगल दे दूं मैं, तुरंत निकाल दोगे आप। ठीक, तो अब इसको याद रखना। नेक्स्ट कल मैं कुछ करवाऊंगा, कल मैं आपको तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ करवाऊंगा पोर्शन, फिर हम डिफरेंशिएशन पर आएंगे, डिफरेंशिएशन पर। कल मिलते हैं बेटा, आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं, ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।